रूम से लाइव देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूचिस्तान में हमला हुआ है। ये बड़ी खबर पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के काफिले पर हमला हुआ है और बलूचिस्तान में फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले पर हमले की ये खबर सामने आई है। दो दिशाओं से घात लगाकर काफिले पर हमला हुआ है और हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई है। एफसी जवानों और हमलावरों में कई घंटे तक गोलीबारी हुई। हताहतों की संख्या की जानकारी आना अभी बाकी है। किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है, लेकिन बंडू में कल एफसी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था और आज एक बार फिर हमले की ये जानकारी और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के काफिले पर घात लगाकर हथियारबंद ये अलगाववादी संगठनों के द्वारा एक बार फिर से हमला किया गया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कलात में ये हमला हुआ है बलूचिस्तान के और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कल हुआ था ये हमला फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले पर हमले की। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हमला, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी हमला हुआ है। यानी कि एक साथ जो ये हमले हुए हैं काफिलों पर, कई काफिलों पर हमले को लेकर ये जानकारी मिल रही है। कल खैबर पख्तूनख्वा और आज बलूचिस्तान पर एक हमले को लेकर जानकारी सामने आई है। सवाल ये कि क्या एक बार फिर से अलगाववादी संगठन एक्टिव हो गए हैं। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश वाजपेयी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये अलग अलग कल खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ था और आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जो सैनिक होते हैं उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। ये तस्वीर क्या बता रही है? क्या अलगाववादी संगठन के निशाने पर सिर्फ इस वक्त पाकिस्तानी सैनिक है? पुनीता जी, सर्वप्रथम आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये जो न्यूज़ आप दिखला रहे हैं, ये मैंने भी कई जगह मीडिया में इस न्यूज़ को देखा है, बट अभी तक किसी स्वतंत्र मीडिया द्वारा इस न्यूज़ की पुष्टि और कितने लोग पाकिस्तानी की फ्रंटियर कॉर्प्स पे के हताहत हुए हैं, ये फिगर अभी आना बाकी है। लेकिन हमें एक चीज़ समझना होगा कि अगर ये फ्रंटियर कॉर्प्स के 5 काफिलों पर दो तरफ से हमला किया गया है, तो ये न्यूज़ एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि जो हमलावर हैं उनको इसके मूवमेंट का पैटर्न, रूट और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की पहले से जानकारी है। ये एक पाकिस्तान की सरकार के लिए और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कलात एक ऐसी जगह, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। कलात बलूचिस्तान का महत्वपूर्ण रोड नेटवर्क पर स्थित है और क्वेटा की दिशा में जाने वाले रूट्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा कि जुलाई में भी इसी बॉर्डर कलात मस्टुंग बेल्ट में एफसी कन्वाय को मल्टीपल लोकेशन पर कोऑर्डिनेटेड अटैक का सामना करना पड़ा था। और तीसरी बात यह है कि ये एक आइसोलेटेड घटना नहीं लगती। जैसा आपने पूछा भी, बलूचिस्तान में पिछले कुछ समय से आर्म सेपरेटिस्ट ग्रुप द्वारा सिक्योरिटी फोर्सेस, हाईवेज और कन्वेयर्स को निशाना बनाने की घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं। और बलूचिस्तान वैसे भी बीच बीच में समाचार आते रहते हैं कि वो अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, वो अपने को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की तरफ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अब जुलाई में जो सिक्योरिटी कन्वाय पर अटैक हुआ था, उसमें रीइंफोर्समेंट पार्टी को आईईडी से टारगेट किए जाने की रिपोर्ट आई थी। और ये निश्चित है, इसका मतलब कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेल्योर बहुत बुरी तरीके से उजागर हो रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, एक तरफ इंटेलिजेंस फेल्योर ये सामने आया है, दूसरी बात ये जो हमले बढ़े हैं, क्योंकि हम पिछले साल की घटनाओं पर भी नजर डालें, इस साल की घटनाओं पर भी नजर डालें, तो हमले पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनका जो पैटर्न समझ आया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह क्या आपको समझ आ रही है सर? आखिर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाने के पीछे इनका क्या मकसद समझ आ रहा है? इसका साफ मकसद है कि पाकिस्तान की तानाशाह सरकार जो बलूचियों के साथ लगातार एक विद्वेषपूर्ण भाव से कार्रवाई कर रही है, अपने ही देशवासियों के ऊपर एयरक्राफ्ट से, बम से हमला कर रही है। आपको ज्ञात होगा, हाल ही में पिछले 7 दिन के अंदर ही बलोच के निवासियों ने अपना एक स्वतंत्रता दिवस भी बनाया था और उसका भी मीडिया में बड़ा अच्छा वीडियोस वगैरह आए हुए थे।
तो ये जो पाकिस्तान सरकार वहाँ पे मानवाधिकारों का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रही है, औरतों पे, बच्चों पे अटैक कर रही है। पाकिस्तान के बलोच के जो बलोची लोग हैं जो इस विद्रोह को कर रहे हैं, उनको लेकर के हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाकर के 4000 5000 फीट से नीचे फेंक देते हैं। तो ये सब बहुत ही गलत है और भारत ही नहीं, विश्व के तमाम मानवाधिकार संस्थानों ने इसका भरपूर विरोध किया हुआ है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से यह ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही जल्दी बलूचिस्तान एक स्वतंत्र प्रदेश पाकिस्तान से हट करके अपने आप को घोषित करेगा और उस वक्त भारत सरकार की भी भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल सर ये भी है कि अगर बार बार हमलों में इजाफा हो रहा है तो इसके बावजूद भी अब सुरक्षा बलों की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्थित कदम क्यों नहीं उठाया जाता? क्या सीधे तौर पर ये माना जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तानी सेना है वो अलगाववादी संगठन के सामने कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, क्योंकि ये बलूचिस्तान के स्थानीय निवासी हैं, इनको वहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी है, प्लस इनको समय से ही इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है, तो उनको मालूम है कि पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स या पाकिस्तान की सेना किस दिशा में कहाँ पे मूवमेंट करने जा रही है। तो वो अपना समय लेकर के अपने हिसाब से एक घातक और सार्थक हमला करते हैं और इन सब चीज़ों से पाकिस्तान सरकार को सीख लेनी चाहिए। उनका जो मौजूदा रवैया है बलूचिस्तान को लेकर के, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। वो अपनी दमनकारी नीतियों से, अपने अटैक से, बॉम्ब करके वहाँ की लेडीज को, वहाँ के बच्चों को मार करके ये अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे। और ये चीजें पाकिस्तान सरकार को और पाकिस्तान की सेना को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। आप दबाव करके 2, 4, 100, 200 लोगों को मार सकते हैं, लेकिन आप उनकी सोच को नहीं बदल सकते और वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल सर ये भी समझाइएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी अलगाववादी संगठन के द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन जो हमला हुआ है उसे देख के क्या समझ आ रहा है, किन के द्वारा ये हमला किया जा सकता है? और दूसरा ये, जैसा आपने कहा कि पहले अब हमले करके लोगों की आवाज़ दबाने का काम पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा लंबे समय से हुआ है, लेकिन अब वहाँ की परिस्थिति चेंज हुई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो क्या माना जाए ये पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर कर देने वाली स्थिति है, यानी पाकिस्तान टूट के कगार पर आपको बहुत जल्द नजर आएगा, ये समझा जा सकते हैं सर? बिल्कुल सही। जैसा आपने पहले पूछा कि ये हमला किसने किया हुआ है, ये तो निश्चित है कि या तो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो उनका फ्रंट है, उन्होंने या उनके किसी सहयोगी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने ये हमला अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस पे नहीं कराया होगा। ये हमला निश्चित रूप से BLA या उनके किसी सहयोगी संगठन द्वारा किया गया है। और जिस तरीके से, जैसा आपने अभी बताया भी, कि इन हमलों में निरंतरता वृद्धि होती जा रही है, विरोध के सर बलूचिस्तान से और प्रमुखता से दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मुझे तो कोई संशय नहीं है कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के मुहाने पे खड़ा हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान से एक एक करके एक एक प्रांत से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वाकई में चिंता का विषय पाकिस्तान की सरकार के लिए, वहां की सेना के लिए भी है, क्योंकि पहले खैबर पख्तूनख्वा और अब ये हमला हुआ है बलूचिस्तान में। अब ये हमला उस वक्त हुआ है जब पहले से ही बलूचिस्तान की जो आवाम है सड़कों पर उतर आई है और अपने हक की मांग कर रही है, जो इस वक्त ये स्थिति बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का खंड खंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं इस वक्त बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में हालात किस कदर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज। बलूच स्वतंत्रता आंदोलन ने गुरिल्ला युद्ध में दुनिया के सामने एक नई नजीर पेश की, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास 10 लाख से अधिक जवान हैं, जिसमें 5.6 लाख सक्रिय और 5.65 लाख रिजर्व सैनिक बताए जाते हैं। ऐसे में आप ये लड़ाई कैसे जीतेंगे? आपके सशस्त्र संघर्ष के रणनीतिक उद्देश्य क्या हैं? साथ ही बलूच लोग भारत सरकार से किस तरह की सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मदद की उम्मीद रखते हैं? मेरी राय में आप एक बात भूल गए हैं।
पाकिस्तान के पास लाखों सैनिक हैं। उसके पास तोपें, भारी तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जेट विमान और टैंक भी हैं, लेकिन जमीन पर उसका नियंत्रण नहीं है। उसे जनता का समर्थन हासिल नहीं है और बलूचिस्तान पर शासन करने का उसके पास न तो कोई कानूनी और न ही नैतिक आधार है। 12 अगस्त को बोलाद इलाके में बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने 18 इंच व्यास वाली एक बड़ी गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। 5 दिन बीत जाने के बावजूद इस गैस पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हो सकी। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में अपनी छावनियों और चेक पोस्टों से बाहर निकलने से डरती है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि ये 5,60,000 सैनिक वास्तव में कितने प्रभावी हैं। वो युद्ध हार चुके हैं। हमारे नेतृत्व की भारत से हमेशा यही मांग रही है कि वो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दे। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि बलूचिस्तान एक अलग देश है। हमारे नेताओं ने 11 अगस्त 1947 को ही बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। एक देश स्वतंत्र हुआ था और 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया। इस जबरन कब्जे को बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। भारत को पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को खारिज करना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों के वास्तविक नैरेटिव का समर्थन करते हुए बलूचिस्तान के साथ रक्षा, व्यापार, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध शुरू करने चाहिए। इंडिया न्यूज। पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद एक तरह के इस्लामिक नेटो की चर्चा हो रही है। खामनेई के बाद के ईरान को देखते हुए बलूच स्वतंत्रता आंदोलन में ईरान की क्या भूमिका हो सकती है, खासकर ये देखते हुए कि बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईरान की सीमा में आता है। मेरी राय में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच मक्का रक्षा समझौता पाकिस्तान की एक कूटनीतिक चाल है। पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी अरब को अमेरिकी खेमे में जाने से रोकना चाहिए। इस्लामाबाद सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करके ईरान और सऊदी अरब के बीच टकराव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान यहाँ बहुत लंबा खेल खेल रहा है। पहला, पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्की और ईरान के बीच जाकर आर्थिक लाभ हासिल करना चाहता है। दूसरा, पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच सीधे टकराव को कम करना चाहता है। तीसरा, पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जरिए अमेरिकी और इजरायली दबाव को कम करने के लिए संभावित रूप से सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को परमाणु हथियार बेच सकता है। अभी तक पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति है, लेकिन अगर पाकिस्तान ईरान, सऊदी अरब और तुर्की को परमाणु हथियार देता है तो उस पर दबाव कम हो जाएगा। पाकिस्तान ये कह सकेगा कि वो अकेला परमाणु हथियार रखने वाला देश नहीं है, बल्कि दूसरे मुस्लिम देशों के पास भी परमाणु हथियार हैं। अगर पाकिस्तान दूसरे देशों को परमाणु हथियार बेचता है तो ये क्षेत्र में ऐसे विनाशकारी स्थिति की शुरुआत होगी जिसे रोकना बेहद मुश्किल होगा। इंडिया न्यूज। पाकिस्तान ने चीन में रणनीतिक परियोजनाएं जैसे कि CPEC और कराची के पास ग्वादर बंदरगाह का विकास बलूच लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? क्या वन बेल्ट वन रोड से जुड़ी चीनी विस्तारवादी परियोजना के खिलाफ बलूच विद्रोह लंबे संघर्ष में बदल सकता है? बलूचिस्तान का चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है और न ही चीन के साथ हमारी कोई पुरानी दुश्मनी है, लेकिन चीन ने बलूचिस्तान की स्वतंत्र स्थिति की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों और बंदरगाह को लेकर समझौता किए हैं। हम पाकिस्तान को एक कब्जा करने वाली और आतंकवादी सेना मानते हैं। CPEC बलूचिस्तान के लोगों के कल्याण, समृद्धि और विकास के लिए नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान और चीन के बीच एक साझा सैन्य परियोजना है। CPEC और वन बेल्ट वन रोड परियोजना बलूचिस्तान के लोगों के लिए आर्थिक विनाश और बड़े पैमाने पर शोषण का कारण बन गई है। बलूच लोग चीन को चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान जैसे कब्जाधारी के साथ मिलकर बलूचिस्तान के तट और संसाधनों को लूटने के बजाय उसे स्वतंत्र बलूचिस्तान को मान्यता देते हुए दोस्ताना और आपसी सम्मान पर आधारित संबंधों की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। इंडिया न्यूज। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा संघर्ष को देखते हुए क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नए सहयोगी बनाने पर विचार कर रही है? पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लगभग सभी शासकों के साथ समस्याएं रही हैं। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान प्रगति करे। अफगानिस्तान को लगातार युद्ध की स्थिति में बनाए रखने की पाकिस्तान की नीति पिछले 7 दशकों से चली आ रही है। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भाई जैसे पड़ोसी देश हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की राज्य हिंसा और उसके कब्जे का सीधा असर अफगानिस्तान पर भी पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हवाई हमलों के लिए बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करता है।
इसी तरह अफगानिस्तान में हथियार और सैन्य रसद पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने बलूच और पश्तून इलाकों तथा वहां की सड़कों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना एक बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह पश्तूनिस्तान को दोबारा अफगानिस्तान में मिलाकर ही अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जा सकती है। इंडिया न्यूज। पाकिस्तान सरकार ने बार बार आरोप लगाया है कि 2016 में भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती जासूसी गतिविधियों की ओर इशारा करती है। बलूच स्वतंत्रता आंदोलन इस मामले में किस तरह से देखता है? पाकिस्तान एक गंभीर देश नहीं है। उसकी सेना के मीडिया प्रवक्ता हर समय झूठ बोलते हैं। 12 अगस्त को बलूचिस्तान के सुराब इलाके में पाकिस्तानी F-16 विमानों ने नागरिक आबादी पर 9 बम गिराए। इसके परिणाम स्वरूप करीब 32 आम नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। मारे गए और घायल लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया विंग DGISPR ने झूठे बयान जारी करते हुए इस हवाई हमले से इनकार कर दिया। उसने झूठ बोलते हुए दावा किया कि उस इलाके में बलूच प्रतिरोध के लड़ाके एक वाहन में बम लगा रहे थे जो विस्फोट हो गया। लेकिन 2 दिन पहले इलाके के लोगों ने हमें इस हवाई हमले से हुई तबाही के वीडियो भेजे हैं। इन वीडियो में पाकिस्तानी वायुसेना के हमले की पुष्टि होती है और मिसाइलों के सीरियल नंबर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मिसाइलों के अवशेष अभी भी वहां मौजूद हैं। इसीलिए पाकिस्तान का इतिहास झूठ से भरा हुआ है। जहां तक भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव का सवाल है, हमारी जानकारी के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ईरान से अगवा किया था। वो कभी बलूचिस्तान में नहीं थे और न ही उनका बलूच आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ किसी तरह का संपर्क था। पाकिस्तान इस तरह के प्रोपेगेंडा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को गुमराह नहीं कर सकता। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब महाराष्ट्र की करेंगे और महाराष्ट्र के